गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभिषेक भारती, को फाउंडर ऑफ एडू परसेप्शन। आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में, जहां हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में। एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से जानना ज़रूरी है। हम कोई सा भी एग्ज़ाम देखें, चाहे यूपीएससी का हो, यूपीपीएससी हो, यूपी का आरओ हो या यूके आरओ हो, या हमारे जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके जो लाइक पब्लिक सर्विस कमीशंस एग्ज़ाम करवाती हैं या सबऑर्डिनेट सर्विसेज के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। जो हमारा वीडियो लेक्चर है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में आसानी होगी और आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी और अच्छी तरीके से जान पाएंगे कि एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविज़न्स हैं वो किस टाइप से हैं और उसका हमें किस तरह से लाभ होता है। उनका जो पार्ट सेकेंड है उसमें आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप के लिए प्रोविज़न्स हैं कि एग्जैक्टली सिटीजनशिप में क्या राइट्स होंगे और कैसे उसे अवेल करना है। तो हमने उस पर चर्चा की थी और उसी को आधार बनाकर जो गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 लाया था, तो एग्जैक्टली उस पर भी हमने थोड़ी सी बात की थी कि उसे कितने टाइम्स अभी तक अमेंड किया गया है और उसी के थ्रू हमें जो सिटीजनशिप प्रोवाइड करनी होती है किसी को या रिपील करनी होती है, तो सिटीजनशिप एक्ट है 1955, उसी के थ्रू करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज इसमें आगे कि किस तरह से हम एक्वायर कर पाएंगे सिटीजनशिप। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को दबा दें, जिससे कि हमारे जो भी लेटेस्ट वीडियो आएंगे वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। एंड अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर उसे बता सकते हैं, कुछ सजेशंस दे सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। पार्लियामेंट ऑन सिटीजनशिप। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट को कि वो सिटीजनशिप के ऊपर लॉज बना सकती है और इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए 1955 में गवर्नमेंट ने एक सिटीजनशिप एक्ट लेकर आए थे, जिसे हम कहते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955। इस एक्ट में डिटेल प्रोविज़न्स दिए हैं कि किस तरह से जो कोई व्यक्ति है वो भारत की नागरिकता को अर्जित कर सकता है या भारत की नागरिकता को त्याग सकता है। अभी तक इस एक्ट में अराउंड 9 टाइम्स अमेंडमेंट किया जा चुका है, सुधार किया जा चुका है। सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ था 1957 में, उसके बाद 1960 में और भी कई सारे अमेंडमेंट्स हुए और जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो 2019 में हुआ है। नागरिकता अधिनियम 1955 हमें 5 तरीके बताता है कि जिससे हम सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। तो इसमें से सबसे पहला जो तरीका है वो है सिटीजनशिप बाय बर्थ, या इसे हम कह सकते हैं या नागरिकता जन्म से। इस प्रोविज़न के थ्रू कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ हो, उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा। लेकिन बाद में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं इसमें कि जैसे अगर कोई भी विदेशी राजनयिक है, उसका बच्चा अगर यहाँ जन्म लेता है भारत में, या फिर कोई ऐसा एनिमी स्टेट है जिसके अधीन हमारा कोई टेरिटरी है, लाइक जैसे पीओके, उनमें उनके अगर बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो वो भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। इस प्रावधान का सिटीजनशिप बाय बर्थ का बहुत टाइम से, मतलब आज़ादी के बाद जो 26 जनवरी 1950 है उसके बाद से काफ़ी इसका विदेशियों ने और मतलब कई तरह के जो घुसपैठी हैं उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया और इसका बहुत दुरुपयोग किया, जिसकी वजह से कई दुष्परिणाम हमें झेलने पड़े। तो इसलिए गवर्नमेंट ने 1986 में इसमें एक संशोधन किया, जो कि जिसे हम नागरिकता अधिनियम 1986 का संशोधन कहते हैं। इट मीन्स अमेंडमेंट एक्ट 1986 फॉर सिटीजनशिप। इस संशोधन अधिनियम में कहा गया जन्म से किसी व्यक्ति को तभी भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि उसके जन्म के वक्त उसके माता या पिता में से कोई एक अगर भारत का नागरिक होगा तो ही वह भारत का नागरिक जन्म से समझा जाएगा। अगला जो तरीका है सिटीजनशिप एक्वायर करने का वह है सिटीजनशिप बाय डिसेंट। इट मीन्स कि नागरिकता को अधिग्रहण करने का जो तरीका है वह है वंश परंपरा से। इस तरीके के अनुसार भारत के बाहर किसी अन्य देश में 26 जनवरी 1950 में या उसके बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो
माता की नागरिकता के आधार पर व्यक्ति को तभी नागरिकता मिल पाएगी अगर वह 1992 के बाद में जन्मा हो, क्योंकि यह जो कानून है यह अमेंडमेंट 1992 में लाया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति विदेश में जन्म लेता है और उसकी माता इंडियन है तो उसको भारत का नागरिक समझा जाएगा। इस तरीके को सिटीजनशिप बाय डिसेंट को 3 दिसंबर 2004 के बाद से बंद कर दिया गया। एग्जैक्टली कोई भी व्यक्ति जो 3 दिसंबर 2004 के बाद में विदेश में कहीं पैदा हुआ है तो वह बाय डिसेंट भारत का नागरिक नहीं हो सकता, उसे पंजीकरण करवाना पड़ेगा। इट मीन्स उसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अगर उसे भारत का नागरिक होना है तो। जो तीसरा तरीका है भारत की सिटीजनशिप पाने का वह है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, अर्थात भारत की नागरिकता पाने का जो तीसरा तरीका है वह है नागरिकता पंजीकरण के द्वारा। इस तरह से भारत के नागरिक बनने के लिए व्यक्ति को चाहिए भारत में पंजीकरण, इट मीन्स रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन देने से 5 वर्ष पहले से ही भारत में निवास कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो किंतु वह भारत से बाहर कहीं किसी अन्य देश में निवास कर रहा हो, या फिर ऐसी महिला हो जो किसी भारतीय पुरुष से शादी कर चुकी हो, विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के माइनर बच्चे, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के वो नागरिक जो या तो भारत में रहते हैं या फिर भारत सरकार के अधीन नौकरी करते हैं। अगर वो उपरोक्त जितनी भी शर्तें हैं वो पूरी करते हैं तो वो एग्जैक्टली भारत की नागरिकता के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रोविज़न है जिससे कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है वह है सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, अर्थात भूमि के अर्जन द्वारा नागरिकता का पाया जाना। इस प्रोविज़न के थ्रू जब भी कभी भारत किसी नए भूभाग को अर्जित करेगा तो उस नए भूभाग में रहने वाली जो जनसंख्या है वह स्वतः ही भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेगी। इट मीन्स कभी भी अगर कोई इंडियन गवर्नमेंट किसी टेरिटरी का अगर एक्वायर करती है, अर्जित करती है, तो उसमें रह रहे जितने भी सिटीजन्स हैं वहाँ के जो पहले शायद किसी और देश के या कहीं के निवासी रहे होंगे, बट जब एक्विजिशन हो जाएगा उसका भारत में विलय हो जाएगा तो वो भारत के ही नागरिक समझे जाएंगे। ये करीब 5 तरीके थे जिससे भारत की नागरिकता को अर्जित किया जा सकता है। अब बात करते हैं भारत की सिटीजनशिप को कैसे त्यागा जा सकता है, कैसे उसे छोड़ा जा सकता है, कैसे भारत की नागरिकता को कोई व्यक्ति खो सकता है। भारत की नागरिकता 3 तरह से खत्म हो सकती है, ये भी सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसमें दिया गया है। पहला है बाय रिनंसिएशन, वह व्यक्ति जिसने 18 साल की उम्र को पा लिया है, वयस्क हो चुका है, वह डिक्लेयर कर सकता है, रिनाउंस कर सकता है भारत की नागरिकता को। जो नेक्स्ट तरीका है बाय टर्मिनेशन, तो टर्मिनेशन ये तब होता है जब कोई भी व्यक्ति किसी और देश की सिटीजनशिप अपनी मर्जी से ले लेता है। नेक्स्ट जो तरीका है वह है बाय टर्मिनेशन, यह तब होता है जब कोई भी इंडियन व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी बाहरी देश की नागरिकता को स्वीकार कर लेता है तो भारतीय नागरिकता उसकी अपने आप ही स्वतः ही वो समाप्त हो जाती है। इसके अलावा जो अगला तरीका है बाय डेप्रिवेशन, इस तरीके के अनुसार भारत की जो गवर्नमेंट है वो किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को खत्म कर सकती है अगर वह व्यक्ति भारत की नागरिकता को छल से या फ्रॉड के थ्रू ऑब्टेन करता है तो, या फिर वह व्यक्ति भारत के संविधान के प्रति डिसलॉयल्टी शो करता है, या फिर उसे रजिस्ट्रेशन के या नेचुरलाइजेशन के बाद 5 वर्ष का कठोर कारावास होता है तो भी उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, या ऐसे व्यक्ति जो भारतीय सिटीजन्स तो हैं पर किंतु 7 वर्ष या उससे ज़्यादा की अवधि से वो भारत में नहीं किसी और देश में वो रह रहे हैं तो ऐसे सिटीजन्स की भी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ये कुछ तरीके थे जिससे कि भारतीय नागरिकता का अंत हो सकता है, भारतीय नागरिकता जो है किसी व्यक्ति की समाप्त की जा सकती है। इसके बाद दोज इंडियंस हु रिजाइड इन फॉरेन स्टेट्स, इट मीन्स कि वो व्यक्ति जो भारत में नहीं बल्कि भारत से बाहर रह रहे हैं तो उनके नागरिकता संबंधी क्या राइट्स हैं,
क्या उनकी शर्तें हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ऐसे व्यक्तियों को हम 3 बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वो हैं NRIs, PIOs, OCIs। NRI यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस, PIOs मीन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एंड OCIs जो हैं ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है। ऐसे ही लोगों के लिए जो प्रवासी दिवस है 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष में 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, जैसा जिसका रिकमेंडेशन किया था डॉक्टर LM सिंघवी समिति ने, जिसने गांधी जी के जो आगमन का दिन था अफ्रीका से, तो उसी दिन को प्रवासी दिवस के तौर पे मनाने की बात कही थी। आज हम उसी को प्रवासी दिवस के तौर पर 9 जनवरी को मनाते भी हैं। तो अब हम बात करते हैं कि NRIs कौन से वो व्यक्ति हैं जो NRIs होते हैं। अगर हम NRIs की डेफिनेशन देखें तो वो an Indian citizens who is ordinarily residing outside India for more than 182 days in a year for a various reasons। अर्थात वो व्यक्ति जो भारत से बाहर 182 दिन से ज़्यादा, पूरे साल में 182 दिन से ज़्यादा अगर भारत से बाहर रहते हैं, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, चाहे वो किसी काम के लिए हो, व्यवसाय के लिए या किसी अन्य कारण से, तो वो NRIs कहलाते हैं। ऐसे व्यक्ति भारत का ही पासपोर्ट धारण करते हैं। वहीं पर जब हम बात करते हैं PIOs की, तो PIOs पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो होते हैं जो कभी भारत के नागरिक रहे होंगे या फिर उनके माता पिता या एंसेस्टर्स में से कोई भारत का नागरिक रहा हो, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो किसी अदर कंट्री के सिटीजन्स हैं और वो भारत का नहीं बल्कि किसी अन्य देश का पासपोर्ट जो है वो धारण करते होंगे। ऐसे व्यक्ति को हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहते हैं। वहीं पर जब बात करते हैं हम OCIs की, यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की, तो ऐसे लोग जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन OCI कार्ड होल्डर की जो स्कीम है उसके थ्रू करवा रखा है, जो कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 का एक अभिन्न हिस्सा था, तो ऐसे व्यक्तियों को हम कहते हैं OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। एक तरह से यह जो OCI कार्ड है या विदेशों में रह रहे, जो बाहर रह रहे सिटीजन्स हैं, उनको भारत की नागरिकता का कुछ एक तरह से पार्ट उन्हें एंजॉय करने का मौका देता है। तो कुछ तरह से हम कह सकते हैं कि शायद दोहरी नागरिकता भारत की जो है, मतलब इन नागरिकों के लिए थी, बट अभी मार्च में 2021 में गवर्नमेंट एक इस तरह का रूल लेकर आई जिसने दोहरी नागरिकता के जो प्रावधान हमें लग रहे थे कि शायद इन लोगों को मिल रहे हैं, तो उसे ख़त्म कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।